हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोग हुम्स रूल पढ़ रहे थे, आज उसी को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, आज जो सबसे फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे दैट इज टोटल स्पिन कैलकुलेट करना। टोटल स्पिन कैलकुलेट करने के लिए देखो, मैं पहले दो एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया 7n और दूसरा ले लिया तुम्हारा 16 सल्फर। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब देखो मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो बनाऊं, तो देखो इसका ऐसे आएगा, ये 2s में ऐसे और 2p3 में एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका अगर मैं बनाऊंगा तो इसका ऐसे 2p6 में 6, 3s में 2 और 3p4 में पहले एक एक, फिर उसके बाद ये। ठीक है, अब ध्यान दो, लेट मान लो ये कंसीडर कर लिया मैंने क्लॉकवाइज, और लेट मान लो इसका मैंने मान लिया +1/2। स्पिन क्या है? +1/2। ध्यान रखो, मैंने बोला था ऐसा कोई भी क्लासिकल एनालॉजी नहीं है, वो मेरे ऊपर है मैं क्या कंसीडर करूं। मैंने क्लॉकवाइज कंसीडर किया +1/2, तो उल्टा वाला एंटी हो जाएगा और -1/2। ठीक है, तो देखो मुझे स्पिन कैलकुलेट करना है। तो स्पिन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले नंबर ऑफ ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, 1 2 3 4 5। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो 1 2, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगर टोटल स्पिन निकालूंगा तो देखो, क्लॉकवाइज का मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, तो 5 × 1/2 प्लस 2 × -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें 8 × 1/2 प्लस 6 × -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 2/2 या फिर 1। अब एक चीज ध्यान दो, अब अगर मान लो मैं बोला जाए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं ऐसे बनाऊं, नाइट्रोजन का ही देख लो, नाइट्रोजन का मैं इधर बनाता हूं, देखो 1s का ऐसे, 2s का या इसके ऊपर बना देता हूं, 1s का ऐसे, 2s का ऐसे और 3s का ऐसे। तो ये बताओ सही है कि गलत? सही है, क्योंकि देखो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अब वो क्लॉकवाइज जा रहा है चाहे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इससे तो मतलब नहीं है। तो इससे अगर मैं निकालूं, तो इससे निकालूंगा टोटल स्पिन, देखो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं, कितना आएगा, नंबर ऑफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 2 × 1/2 प्लस 5 × -1/2, ये क्या आ जाएगा, -3/2। देखो क्लियर है? इसमें ध्यान दो, इसमें मैं अगर मैं ऐसी टाइप से बनाऊं, ये 2s का ये लास्ट वाले का सिर्फ बदलता हूं, क्योंकि लास्ट बाकी सब तो पेयर्ड है। लास्ट वाले का अगर मैं बोलना चाहूं तो ऐसे अगर मैंने बनाया, तो ये सही कि गलत? सही है। तो अगर मैं इसका टोटल स्पिन निकालूंगा, एक बार खुद से निकाल के देखना, टोटल स्पिन क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है is equals to ±n into 1 by, where n is number of unpaired electrons। ठीक है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा, टोटल स्पिन इज इक्वल्स टू ±n into 1/2 where n is number of unpaired electrons। अनपेयर्ड कौन से, देखो पेयर मतलब दो, तो ये दो पेयर्ड में आ गए, ये 3 एक एक, तो अनपेयर्ड। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3। तो मैं डायरेक्टली अब निकालूंगा टोटल स्पिन इज इक्वल्स टू ±3 × 1/2। देखो एक बार +3/2, एक बार -3/2, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें देखो ये पेयर्ड, ये पेयर 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 पेयर, दो अनपेयर, तो टोटल स्पिन निकालोगे कितना आएगा, +-2 इंटू, क्लियर है कितना आया, एक का +1 एक बार -1।
ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, निकाल के बताओ। (25 mn) में निकालो, 17 Cl में निकालो, और 5 बोरॉन में निकालो। निकालो भाई खुद से, एक बार अटेम्प्ट करो इसको वीडियो पॉज करके। तो इसका लिखोगे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। मैंने क्या बताया, हमेशा लास्ट वाला देखो कि इससे पहले वाले सब पेयर्ड रहेंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे पेयर्ड रहेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आई, 5। तो टोटल स्पिन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 इंटू 1 बाय Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट वाला बनाया 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 1, तो टोटल स्पिन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 इंटू 1 बाय बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ये आएगा। फिर से n की वैल्यू 1, टोटल स्पिन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 इंटू 1 बाय, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान दो, अब हुन्स रूल का सेकंड स्टेटमेंट। तो अब मैं अगर नेक्स्ट बोलूं तो पहले सेकंड स्टेटमेंट सुन लो, उसके बाद एग्जांपल देखना। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, लिखो, मतलब हुन्स रूल का सेकंड पार्ट। हुन्स रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फिलिंग Hund's rule states that electron filling in orbitals of a subshell. Hund's rule states that electron filling in orbitals of a subshell will take place in such a manner to attain maximum spin multiplicity. To attain maximum spin multiplicity, ठीक है, ये लिख लो। फिर इसके बाद अब इसका मतलब समझो। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड ऑफ s प्लस 1। यहां पे s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल स्पिन, जो अभी हम लोगों ने निकाला। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल स्पिन। तो स्पिन की वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इंटू n इंटू 1/2। लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ s ले रहा हूं तो मॉड ऑफ s में नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी, सिर्फ कौन सी वैल्यू ली जाएगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मैं मॉड ऑफ s ले रहा हूं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ कौन सी आएगी, पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान दो, मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ s, क्योंकि देखो 2 कांस्टेंट 1 कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल क्या है, s, और यहां से s बोलूं तो डायरेक्टली मॉड ऑफ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो n यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम स्पिन, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सेम स्पिन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इससे हम लोग अचीव क्या करने वाले हैं वो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला गया मैंने 7 नाइट्रोजन का बनाया, 1s2 2s2 2p3, मैंने क्या बोला, एक कॉन्फ़िगरेशन ये, एक कॉन्फ़िगरेशन ये, और एक कॉन्फ़िगरेशन ये। इन तीनों में कौन से सही है कौन से गलत है, एक और बना लो, एक कॉन्फ़िगरेशन लिए ले लो, 2 नीचे 1 ऊपर, ठीक है, 2। तो अब ध्यान दो, इसमें अगर मैं स्पिन कैलकुलेट करूं, s कैलकुलेट करूं, प्लस वाला सिर्फ n वाला, तो स्पिन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ध्यान दो
यहाँ मैं फर्स्ट केस इधर थोड़ा हटा रहा हूँ, एक बार इसको हटा देना। यहाँ कैलकुलेट करना, क्लॉकवाइज मैंने 1+1/2, एंटी क्लॉकवाइज मैंने -1/2। तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एस की वैल्यू क्या आएगी देखो, 1 2 3 4 5, 5 × 1/2 प्लस 2 × -1/2, तो ये क्या आएगा 3/2। मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। इस वाले में कैलकुलेट करो, 5 × 1/2 सॉरी 2 × 1/2 प्लस 5 × -1/2, तो ये क्या है -3/2, लेकिन मॉड ऑफ एस लोगे तो वो +3/2 आ जाएगा। इसमें कैलकुलेट करोगे एस, तो अब ध्यान दो क्लॉकवाइज कितने हैं, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं 3, 1 2 3। तो कैलकुलेट करोगे तो 4 × 1/2 प्लस 3 × -1/2, तो ये कितना आ गया 1/2। ये कितना आया 1/2। इसका कैलकुलेट करो, ये कितने हैं 3, एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं 4। तो मैंने कैलकुलेट किया तो 3 × 1/2 प्लस 4 × -1/2 कितना है -1/2, लेकिन मॉड ऑफ एस लोगे तो 1/2। अब ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूं हुन्स रूल ने क्या बोला। हुन्स ने क्या बोला सेकंड स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स में पेयर होंगे, सॉरी ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, टू अटेन मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हमने बताया कि स्पिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ एस। तो इन दोनों में जो मॉड ऑफ एस है वो कितना आ रहा है 3/2, लेकिन इन दोनों में मॉड ऑफ एस कितना आ रहा है 1/2। तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में आएगी, इन दोनों में तो आ जाएगी, लेकिन इन दोनों में नहीं आएगी, मतलब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। समझ में आया। हुन्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स में जाएंगे एक सबशेल के अंदर, तो कैसे जाएंगे, टू अटेन मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इन दोनों में, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ एस। यहां मॉड ऑफ एस 3/2, यहां मॉड ऑफ एस 3/2, इन दोनों में 1/2 1/2। तो मैक्सिमम किसमें आ रहा है इन दोनों में, मतलब ये दोनों तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं आ रही। तो अब फाइनली देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इतनी देर से, वो ध्यान दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल के अंदर, ये 2p सबशेल था, इसके अंदर px था, ये py था, ये pz था, ये px था, ये py था, ये pz था, ये px, ये py, ये pz, और सिमिलरली ये px, ये py, ये pz। तो हुन्स रूल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में चला जाए। वो तो सब में फॉलोड हो रहा है, देखो सब में फॉलोड हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट इसने क्या बोला, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका स्पिन या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, या तो सारे के सारे क्लॉकवाइज या सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि 2 क्लॉकवाइज हैं एक एंटी क्लॉकवाइज, या 2 एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। समझ में आया स्टेटमेंट का मतलब सेकंड का। क्या बोला गया है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर स्पिन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मस्ट बी सेम, either all of them should be clockwise or all of them should be anti-clockwise। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इससे मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं निकलेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये सब लिख डालो, ये सब वीडियो पॉज करके लिख डालो, फिर इसके बाद लिखना in simpler words, this statement means, in simpler words, this statement means that unpaired electrons in degenerate orbitals, of a subshell must have same spin or direction of
रोटेशन, मस्ट हैव सेम स्पिन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, हटा दो इसको। अब एक लास्ट में की जाती है ध्यान में, एक बार इनका कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखो, CR24 का लिखो, CU29 का लिखो, एक बार इनका कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखो। ठीक है, वीडियो पॉज करके इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन अभी के हिसाब से लिखूं तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इसका क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। लेकिन जब एक बार पीरियोडिक टेबल खोल के देखना, इनका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है। क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, और इसका क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d, ये होते हैं इनके करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऊपर वाला रॉन्ग है, ये नीचे वाला सही है। अब ऐसा क्यों हुआ ध्यान दो। तो इसके लिए हम नया टॉपिक डालना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले देख लो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या है। देखो, जैसे P और D मोस्टली हम लोग इसी में फॉलो करेंगे। चलो F भी देख लो, F में लेटर आएगा बहुत आगे जाके जब हम लोग F ब्लॉक पढ़ेंगे, अभी के लिए PD, लेकिन चलो F में भी साथ साथ देख लो। P में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां आ सकते हैं? 1 to 6, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P5 हो सकता है, P6 हो सकता है। D में 1 to 10, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, और F में 1 to 14। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो अगर मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो P में हाफ फिल्ड क्या होगा? P3 मतलब 3 ऑर्बिटल्स और तीनों में एक एक। देखो हाफ फिल्ड, आधा भरा है आधा खाली है, 6 आ सकते हैं, 3 भरे हैं 3 खाली हैं। D में क्या आएगा? D5, 1 2 3 4 5, आधा भरा आधा खाली। और F में क्या आएगा? F7, ठीक है। फुल्ली फिल्ड की बात करें तो फुल्ली फिल्ड मतलब पूरा भरा, पूरा भरा मतलब P6 ये, इसमें D10 मतलब ये, इसमें F14 मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। क्लियर है? समझ में आया पहले हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या है? ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो इसको पहले इतना लिखो, वीडियो पॉज करके इतना लिखो। ठीक है, अब उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो, अब उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो। half filled and fully filled subshell configurations, half filled and fully filled subshell configurations are more stable than, are relatively more stable than other configuration, are relatively more stable than other configurations। ठीक है, अब देखो
पहले स्टेटमेंट सुन लो फिर मैं रीजन बताता जाऊंगा इसका। तुमसे क्या बोला गया है, P का जो P3 और P6 है इज मोर स्टेबल देन, इट इज मोर स्टेबल देन इनके बाकी कौन सा P1, P2, P4, P5, इनके कंपैरेटिवली ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल। क्यों, अभी बात आएगी, ठीक है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, अभी बात की बात है। सिमिलरली इसमें तुम्हारा D5 एंड D10 आर मोर स्टेबल देन, रिलेटिवली मोर स्टेबल देन तुम्हारा बचा हुआ D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, ठीक है। सिमिलरली इसमें F7 एंड F14 आर मोर स्टेबल देन बाकी बचे हुए, ठीक है, वो खुद से लिख लेना। F7 F14 के अलावा जो भी है इनसे ये तुम्हारे क्या होंगे, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब रीजंस फॉर स्टेबिलिटी देखो, रीजंस फॉर स्टेबिलिटी फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड तो इसमें फर्स्ट रीजन आता है दैट इज सिमिट्री। ये एक लॉ ऑफ नेचर होता है। देखो नेचर में जनरली क्या चीजें पाई जाती है, जो चीजें सिमेट्रिकल होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। हमेशा हर चीज अपने आप को सिमेट्रिकली लाना चाहती है। जैसे प्लैनेट स्फेरिकल होते हैं, या तुम्हें बोला जाए पानी को बहुत ऊंचाई से फेंको तो नीचे आते आते तक ड्रॉप्स में हो जाते हैं। ड्रॉप्स क्या होती है, स्फेरिकल। तो लगभग मैक्सिमम चीजें नेचर टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग सिमेट्री, ठीक है, आया समझ में। तो सिमिलरली देखो P3 को ध्यान दो, एक बार देखो P4 देखा जाए। जैसे मैं इसको कंपेयर करने के लिए P4 और P3 बना देता हूं। ये P4 मैं बना रहा हूं, तो P4 बनाऊंगा तो ऐसे आएगा। P3 में देखो हर एक सिमिलर एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्रिकल। इसमें एक में दो है, दो में एक है, तो अनसिमेट्रिकल। तो दिस इज मोर सिमेट्रिकल देन दिस। सिमिलरली P6 दो सेम एनर्जी थी उनमें दो तो सिमेट्रिकल। तो जो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दे आर रिलेटिवली सिमेट्रिकल, देन दे आर सिमेट्रिकल एंड हेंस मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लिख लेना हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर सिमेट्रिकल and hence relatively more stable than other configuration, ठीक है, आया समझ में। सेकंड लिखो, सेकंड तुम्हारा टर्म आता है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है ध्यान दो। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है ध्यान दो। अगर मैं बोलूं P3 कॉन्फ़िगरेशन, तो P3 कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बोलूं कि अच्छा, या फिर डायरेक्टली बोला जाए P3 कॉन्फ़िगरेशन ये, तो ये बताओ ये Px है, ये Py है, ये Pz है। तुमसे बोला जाए Px, Py और Pz की अगर एनर्जी बोली जाए तो एनर्जी तुम बताओ किसकी कितनी आएगी, किसकी ज्यादा किसकी कम। तो ये तीनों बराबर आती है क्योंकि इन तीनों का n+l क्या है, सेम है। तो ये बताओ अगर इनकी एनर्जी बराबर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में, अगर मैं ये मान लो इलेक्ट्रॉन 1 में ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूं 1 इसको 2, तो अगर मैं बोलूं कि मैं 1 की जगह 2 लिख दूं और 2 की जगह मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अलग नोटेशन दे दिया 1 2, इलेक्ट्रॉन तो अलग, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे एक मार्कर दूसरा मार्कर, वैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरा। तो इसमें कुछ गलती है नहीं है, क्योंकि देखो सेम एनर्जी के हैं, तो इसको यहां से यहां लिख दो चाहे यहां से यहां रखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इसको थर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं कि 1 को थर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में होता भी ऐसे, ध्यान दो। अब क्या होता है
क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, हेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एक्सचेंज देयर पोजीशंस। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, हेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं, और इन एक्सचेंजेस की वजह से तुम्हारा क्या होगा, ये एनर्जी लूज करते हैं। ड्यू टू दीज एक्सचेंजेस दे लूज देयर एनर्जी, और एनर्जी लूज करेगा तो देखो, अगर कोई चीज एनर्जी लूज कर रहा है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा। जैसे 100 जूल है, उसने 10 जूल एनर्जी लूज कर दी तो 90 जूल हो गई। तो एनर्जी लूज कर रहा है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आया, और लोअर एनर्जी पे आने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पहले लिखो, इलेक्ट्रॉन्स present in degenerate orbitals, electrons present in degenerate orbitals continuously exchange their position with each other full stop. During this process they lose energy in the form of exchange energy. They lose energy in the form of exchange energy, full stop. Energy level decreases, hence stability increases. Energy level decreases, hence stability increases. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो फाइनली कहने का मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सचेंज एनर्जी। जितना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना लेवल कम होता जाएगा और उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और फर्दर मैं बोल सकता हूं एक्सचेंज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब फाइनली हमें मतलब है नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ये हमें निकालने को आता है। तो देखो इनको ये कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखो, एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। पहली चीज, डीजेनरेट की एनर्जी सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक्सचेंज takes place when spin is same। मतलब क्या है सर, जैसे अगर तुमसे बोला जाए P6 कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आपस में। ध्यान दो, क्या जो क्लॉकवाइज वाला है वो क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, जो क्लॉकवाइज वाला है वो क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो देखो मैं निकालता हूं कितने एक्सचेंज हो सकते हैं। तो देखो मैं इस इलेक्ट्रॉन को नंबरिंग देता जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को नंबरिंग दी, ये 1C का मतलब 1 क्लॉकवाइज, ये 1A 1 एंटी क्लॉकवाइज, ये 2C 2A। P6 में सबसे पहले अगर तुमसे बोला जाए मैं एक्सचेंज एनर्जी निकालता हूं, और एक बार तुम्हारा P3 में निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में निकालते हैं। देखो पहले देखो मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को। इसको नंबर दिया मैंने 1C का मतलब 1 क्लॉकवाइज। ठीक है,
और 1A 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2C 2 क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो देखो एक्सचेंज कौन कौन सा हो सकता है, 1C से 2C, 1C से 3C और 2C से 3C। अब इसके बाद अगर मैं 3C से 1C लिखना चाहूं तो देखो वो तो यही चीज है, एक्सचेंज का मतलब पोजीशन इंटरचेंज, तो चाहे 3C से 1C लिखो चाहे 1C से 3C लिखो सेम चीज है। तो क्लॉकवाइज में 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो 1A से 2A, 1A से 3A और 2A से 3A, तो टोटल कितने हैं, 6। इसमें देखो, इसमें तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही है, तो 1C 2C 3C, तो मैं क्या बोलूंगा 1C से 2C, 1C से 3C और 2C से 3C, कितने आए टोटल, 3। आया समझ में। अब ध्यान दो, तुम बार बार ऐसे चीज नहीं करोगे, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ध्यान दो। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन वन स्पिन इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1/2। ये टोटल एक्सचेंजेस का फॉर्मूला नहीं है, ये एक सिंगल स्पिन का एक्सचेंज का फॉर्मूला है। तो ध्यान दो, जैसे अगर मैं क्लॉकवाइज स्पिन में एक्सचेंजेस लगाऊं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन क्लॉकवाइज स्पिन, देखो इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 3, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितना आया, 3 नहीं, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6, हाँ कितना आया, 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, तो एंटी क्लॉकवाइज कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितने आया, 3। तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6। समझ में आया। इसमें देखो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन क्लॉकवाइज स्पिन अगर मैं निकालूं, तो क्लॉकवाइज स्पिन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितना आया, 3। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये कितना आया, 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा, 0। तो 3 प्लस 0 कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक बार निकालो खुद से जरा, D5 में निकालो, D10 में निकालो, D4 में निकालो, D9 में निकालो, P2 में निकालो, P5 में निकालो, इनमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निकालो। तो D5 देखो, सबसे पहले D5 1 2 3 4 5, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, टू नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन क्लॉकवाइज, 5 इंटू 5 माइनस 1/2 कितने आए, 10। एंटी क्लॉकवाइज में 0। ठीक है। D10 देखो, D10 में 1, क्या होगा, क्लॉकवाइज में कितने, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, एंटी क्लॉकवाइज में 5 माइनस 5 इंटू 1/2, टोटल कितने आ गए, 10 प्लस 10 कितने आए, 20। D4 में, D4 में 4, क्लॉकवाइज में कितने, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कितने, 6, एंटी क्लॉकवाइज में कितने, 0। D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लॉकवाइज में 5 इंटू 5 माइनस 1/2 कितने, 10। एंटी क्लॉकवाइज में 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कितना, 6, तो 10 प्लस 6 कितना, 16। P2 कितना, 2, क्लॉकवाइज में 2 इंटू 2 माइनस 1/2 कितना आया, 1। एंटी क्लॉकवाइज में 0। P5 क्लॉकवाइज में 3 इंटू 3 माइनस 1/2 3, एंटी क्लॉकवाइज में 2 इंटू 2 माइनस 1/2 कितना आया, 1। सही है, ठीक है, क्लियर है, 2 महीने से, ठीक है, सही है, आया समझ में, क्लियर है।
तो अब देखो फाइनली दो रीजंस तुम्हारे हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। पहला रीजन था सिमेट्री, दूसरा रीजन था एक्सचेंज एनर्जी। अब इसमें ध्यान दो एक बार D5 और D4 कहां गया, D4 में कंपेयर करो, इसमें एक्सचेंज कितने आ रहे हैं 10, इसमें कितने आ रहे हैं 6। तुम्हें क्या बताया गया, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस हैं उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, और उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें एक्सचेंजेस देखो इससे ज्यादा आ रहे हैं। सिमिलरली D10 और D9 में कंपेयर करो, देखो भाई D10 में कितने आ रहे हैं 20, D9 में कितने आ रहे हैं 16। तो हेंस तुम्हारा इस केस में ज्यादा एक्सचेंजेस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा। एक बार P2 और P3 में कंपेयर करो, P2 में कितने आ रहे हैं 1, P3 में कितने आ रहे थे 3 × 3 - 1/2 कितना है 3 दूनी 6, 3 आ रहे थे। ठीक है, आया समझ में। तो दो रीजंस आते हैं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी के, मोर स्टेबिलिटी की वजह से। पहला वो सिमेट्रिकल होते हैं, दूसरे उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अपने अगल बगल वाले कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा। अब फाइनली जो चीज बतानी है वो ध्यान दो, उनसे क्या बोला गया कि क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। सिमिलरली कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है लास्ट में क्वेश्चन मेरा 4s1 3d10 ये तो सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये गलत ये सही, ये गलत ये सही। अब ऐसा क्यों हुआ ये ध्यान दो, जब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखते ऊपर वाला, तो इसमें 3D में देखो क्या आ रहा है 4 और ये क्या आ रहा है 9, ऊपर वाला जो गलत आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन s का इसमें भेज, एक इलेक्ट्रॉन s का भेज दिया तो यहाँ 4s1 हो गया 3d5, यहाँ 4s1 हो गया यहाँ 3d10। तो अब ये क्या अचीव कर ले रहा है, ये वाला क्या अचीव कर रहा है हाफ फील्ड, ये वाला क्या अचीव कर रहा है फुल्ली फील्ड। और अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, लिख लेना, इसको लिखना पहले फिर इसको लिखना। When copper transfers its 4s electron, when chromium and copper transfers their 1 4s electron to 3d, when chromium and copper transfers their 1 4s electron to 3d, they achieve